दोस्तों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का पूरा एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई बोर्ड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप लोगों को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk saris as well. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. तो इस पेज में क्या हो रहा है, जो पहेली और बोझो है वो साइंस के क्विज कंपटीशन में जीत जाते हैं और उन लोगों को बहुत सारा मनी मिलता है एज कंसिडर टू प्राइज मनी। वो लोग सोचते हैं कि इन प्राइज मनी से हम लोग कपड़े खरीदेंगे, तो वो लोग एक शॉप में जाते हैं। वहाँ वो लोग वैरायटीज ऑफ क्लोथ देखते हैं। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या लेना चाहिए। तो शॉपकीपर उन लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ क्लोथ्स कॉटन के हैं, कुछ सिंथेटिक के, कुछ वुलन के। तो फिर बूझो और पहेली वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। वो लोग फिर आखिर में वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी खरीदते हैं। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. जब क्लॉथ शॉप में लोग घूम लिए तब वो लोग देखने लगे, नोटिस करने लगे कि जो वो जहाँ खड़े हैं वहाँ बहुत तरह के फैब्रिक्स हैं। They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk and synthetic. Can you also identify some fabrics? उन लोगों ने शॉप में क्या देखा? Blankets, curtains, tablecloths, towels, dusters. वो लोग बहुत सारे काइंड्स ऑफ फैब्रिक से बने हुए थे। यहाँ तक कि उनके स्कूल बैग्स हो या गनी बैग्स, वो भी फैब्रिक से ही बने थे। वो लोग हर चीज़ को, हर सामान को आइडेंटिफाई करने लगे कि ये क्या हो सकता है, कौन सा फैब्रिक होगा, कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक। क्या आप लोग शॉप में जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, कॉटन, वुल, सिल्क या सिंथेटिक? फर्स्ट टॉपिक 3.1 Variety in fabrics. First activity. Activity 1. Visit a nearby tailoring shop. Collect cuttings of fabric left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. आप लोग एक टेलरिंग शॉप जाइए, वहाँ पे जो भी कटिंग्स होते हैं फैब्रिक्स के उन सब को लीजिए, अलग अलग टाइप के, उनको फील करिए, उनको टच करिए और फिर आप खुद से आइडेंटिफाई करके लेबल लगाइए कि ये कौन सा फैब्रिक हो सकता है। टेलर की मदद से आप लोग लेबल लगाइए, ये कॉटन का है, सिल्क का है, वुल का है या सिंथेटिक का है। Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? आप लोग कभी सोचेंगे जो फैब्रिक्स ये किन से बने हुए हैं? आप कोई भी फैब्रिक, कोई भी कपड़ा का देखिएगा तो वो एक जैसा लगेगा, लेकिन जब आप उसको सामने से when you look it closely, तब आप क्या नोटिस करते हैं? ये ऑब्जर्व करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Next activity. Activity 2. Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1.
Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. आप लोग क्या करिए, जो एक्टिविटी 1 में जो लेबलिंग्स किए थे फैब्रिक्स का, उनमें से कॉटन फैब्रिक ले लीजिए, क्योंकि वो कटा हुआ है तो उसमें लूज थ्रेड या यार्न तो होगा ही उसके एजेस पे, तो उसको निकाल लीजिए. अगर नहीं होता है, if no loose yarns are visible, you can gently pull one out of a pin or a needle. अगर आपको नहीं दिखता है कोई यार्न, कोई थ्रेड नहीं दिखता है, तब आप कोई पिन या नीडल से एक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी gently and softly. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. जब आप सामने से देखिएगा तो आपको लगेगा कि एकदम मैच टाइप क्रिस क्रॉस साइन बना है, तो उसी से पता चलता है कि बहुत सारे yarns को अरेंज किया गया है, थ्रेड्स को अरेंज किया है, जिससे फैब्रिक बना है. What are these yarns made of? तो ये सब yarns किससे बने होते हैं? Next topic 3.2 fiber. Activity 3. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail. Do you find at this end the yarn splits up into the strands? तो आप लोगों ने जो कॉटन का निकाला उसमें से यार्न निकाल लीजिए, उसको एक टेबल पे रख दीजिए और एक एंड को अपने थंब से प्रेस कर दीजिए और दूसरे तरफ आप अपने नेल से स्क्रैच करिए. क्या आपको दिखता है कि जो यार्न है वो बहुत सारे थिन स्ट्रैंड्स यानी बहुत सारे अलग अलग तरह के पतले पतले धागों में या पतले पतले बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में बिखर जाते हैं, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है. पहला है फिगर 3.4 स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स. तो देखिए जो 3.5 फिगर उसमें जो लास्ट में निकला हुआ वो क्या है, वो थिन स्ट्रैंड्स है. तो आप ऐसे ही स्ट्रैंड्स देख सकते हैं, यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स. You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. हम लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जब हम लोग सुई में धागा डालते हैं तो उसका एक एंड बहुत सारे थिन स्ट्रैंड्स में बिखर जाता है, जिसके वजह से हम लोग उस नीडल में घुसा नहीं पाते हैं धागे को. वो हम लोग को बहुत डिफिकल्ट बना देता है घुसाने के लिए. और जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं वो जो हम लोग देखते हैं वो सब किससे बना होता है, वो सब स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, वो लोग फाइबर्स से बने होते हैं. किससे बने होते हैं? फाइबर्स से. Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. जो fabrics होते हैं वो yarn से बने होते हैं और जो yarn होते हैं वो fibers से बने होते हैं. मतलब कि fabrics are made up of yarns and yarns are made up of fibers. Where do these fibers come from? तो ये सब fibers कहाँ से आते हैं? जो yarn और फिर yarn fabric से बनाता है ना, fabrics यार्न से बनता है, यार्न फाइबर से. तो ये जो फाइबर है वो फाइबर कहाँ से आता है? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. Cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. जो फाइबर होते हैं कुछ फैब्रिक्स के जैसे कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल, वो सब प्लांट्स और एनिमल से पाए जाते हैं. और जो फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल से पाए जाते हैं उन सबको हम लोग नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. तो जो नेचुरल फाइबर जो कि हम लोग को प्लांट से मिलता है उसमें से दो एग्जाम्पल है कॉटन एंड जूट. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. और एनिमल से हम लोग को दो चीज़ मिलते हैं, वुल एंड सिल्क फाइबर्स. वुल हम लोग को कहाँ से मिलता है? वुल हम लोग को शीप और गोट के फ्लीस से मिलता है. इट इज़ ऑल्सो मतलब जो वुल है वो सब कहाँ से मिल सकता है? रैबिट्स का, याक का और कैमल का हेयर से हम लोग को वुल मिलता है. सिल्क फाइबर हम लोग सिल्क वॉर्म के कुकुन से लेते हैं. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so,
जो हम लोग बहुत सारे जो बनाते हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स स्टार्टिंग में, उस समय नेचुरल फाइबर्स ही यूज होता था फैब्रिक्स बनाने के लिए, लेकिन इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। तो उससे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो में केमिकल सब्सटेंसेस से बनने लगे। Bujo has seen in the museums items like the one shown here. These were worn by warriors. He wants to know if these are made up of some kind of fiber. जो बूजो है वो म्यूजियम में कुछ इस तरह जो कि पिक्चर में दिया हुआ है, वो वॉरियर्स जो पहनते थे उन सब का जो पहनते वो कपड़ा यहाँ है, तो वो जानना चाहता है कि ये कौन से फाइबर से बना हुआ है। तो हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ के पता लगाते हैं कि ये सब जो कपड़े हैं ये सब फाइबर के बने हैं या नहीं, या फिर कौन से फाइबर से बने हैं। केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे फाइबर्स, फैब्रिक सब केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं, तो उन सब को हम लोग प्लांट और एनिमल सोर्स से नहीं पा सकते, उन सबको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। तो जो फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल्स से आता है उनको हम लोग नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, और जो फाइबर्स केमिकल सब्सटेंसेस से आता है जो कि प्लांट और एनिमल से नहीं पा सकते, उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। तो कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल है पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। नेक्स्ट टॉपिक, सम प्लांट फाइबर्स। अब हम लोग जानेंगे कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में। तो फर्स्ट है कॉटन। Have you ever made wicks for oil lamps? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts or pillows. क्या आप लोगों ने विक्स बनाए हैं ऑयल लैम्प्स के लिए? तो जो विक्स बनाते हैं वो किससे बने होते हैं? कॉटन वूल जो होते हैं वो सब पिलोज में, क्विल्ट्स में, मैट्रेसेस में भरने के भी काम आते हैं। आप जिस तकिए पे सोते हैं उसमें भी कॉटन ही भरा होता है। Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. आप एक कॉटन वुल ले लीजिए बड़ा सा, उसको फिर अलग कर दीजिए, उसके एजेस पे फिर आप देखिए उसमें आपको क्या दिखता है, बहुत पतली पतली धारियाँ टाइप की होती है। वो सब जो कॉटन फाइबर से बने होते हैं, वो सब जो आपको धारियाँ दिखती है, थिन स्ट्रैंड्स दिखते हैं, वो सब कॉटन फाइबर से बने होते हैं। Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Can you name some states of our country where cotton is grown? जो कॉटन वूल है वो कहाँ से आता है? वो सब फील्ड्स में उगाए जाते हैं। कॉटन प्लांट्स यूजुअली वहीं उगते हैं जहाँ पे ब्लैक सोइल यानी कि काला मिट्टी और वार्म क्लाइमेट, हल्की गर्म क्लाइमेट होती है। क्या आप कुछ स्टेट का नाम बता सकते हैं जहाँ कॉटन उगाए जाते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बोल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। आफ्टर मैच्योरिंग द बोल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट में उसको कॉटन बोल्स बोलते हैं, वो सब लेमन के ही साइज के होते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो बोल्स जो होते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, और उनमें जो सीड्स होते हैं जो कॉटन फाइबर्स जैसे दिखते हैं वो हम लोग को दिखाई देने लगते हैं, और वही सब हम लोग कॉटन फाइबर्स पाते हैं। Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. क्या आप लोगों ने ऐसा कोई कॉटन फील्ड देखा है जहाँ पे जस्ट कॉटन उग गया है, अब वो सबको हम लोग को निकालना है? वो पता है वो कैसा दिखता है? वो एकदम लगता है कि वो फील्ड स्नो से कवर्ड, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है उसका। इसका एक पिक्चर भी है यहाँ पे फिगर 3.6 में, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स। From these bolls, cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combining. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days, machines are also used for ginning. जो बॉल्स होते हैं, जिससे मैंने कहा कि कॉटन बॉल्स निकलते हैं, कॉटन फाइबर निकलता है, वो यूजुअली हैंड से पिक होता है, वो हैंड से हम लोग निकालते हैं। जो फाइबर्स होते हैं वो बाद में खुद सीड से सेपरेट हो जाते हैं, उसको कंबाइन करने से सेपरेट हो जाते हैं। तो जो उस प्रोसेस जिससे वो कंबाइन होके जो सेपरेट हो जाते हैं,
सीड्स कंबाइन होकर फिर सेपरेट जो करते हैं फाइबर्स को, उस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग बोलते हैं। और गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, ट्रेडिशनल में मतलब पुराने समय में वो हैंड से बना होता है, हैंड से हम लोग गिनिंग करते हैं। आजकल तो मशीन्स आ गए हैं गिनिंग के प्रोसेस के लिए। यहाँ एक पिक्चर है जो ट्रेडिशनली गिनिंग कर रहा है, गिनिंग ऑफ कॉटन। नेक्स्ट है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर जो है वो हम लोग को जूट प्लांट से मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इनका कल्टीवेशन रेनी सीजन में होता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। जूट इंडिया में कहाँ उगते हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब जूट होते हैं, जब उसका फ्लावरिंग स्टेज होता है, तभी जूट प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है। The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. जो stems होते हैं वो सब वाटर में होते हैं थोड़ा दिन के लिए, उसको हार्वेस्ट करने के लिए वाटर में रहता है। The stems rot and fibers are separated by hand. तो वो जो stems होते हैं वो पानी में रहता है तो वो rot यानी सड़ जाते हैं और fibers हम लोग को मिल जाते हैं। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. तो जो भी फाइबर होते हैं उन सबको फैब्रिक बनाने के लिए उन सबको पहले यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। How is it done? वो कैसे होता है? To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. तो फैब्रिक्स बनाने के लिए सारे फाइबर्स को यार्न्स में बदल दिया जाता है। तो कुछ स्टेप्स जानते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न। You can try making cotton yarn yourself. हम लोग खुद से कॉटन बना सकते हैं, कॉटन का यार्न बना सकते हैं। So activity 4, hold some cotton wool in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? आप कुछ कॉटन वूल अपने हाथ में लीजिए, उसके बाद अपने थंब से और फोर फिंगर से, मतलब एक हाथ का थंब और एक हाथ का फोर फिंगर से उन्हें पिंच करिए। उसके बाद उसको धीरे धीरे पुल करिए, उस कॉटन को पुल करिए। और जब उसको पुल कर रहे हो तो उसको धीरे धीरे कंटिन्यूअसली ट्विस्ट करते रहिए। क्या आप यार्न बना सकते हैं? हाँ, आप बना सकते हैं। The process of making yarn from fibers is called spinning. तो यहाँ क्वेश्चन बनता है what do you mean by spinning? तो आंसर होगा the process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. जो हम लोग yarn बनाते हैं fibers से, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में कॉटन वूल जो होते हैं, जितने भी उसके मास होते हैं, उसमें से उसको निकाला जाता है, यार्न को निकाला जाता है और ट्विस्ट किया जाता है। उन सब को मिला के जो फाइबर जो हम लोग ट्विस्ट करते हैं तो वो सब टुगेदर मिला के एक यार्न फॉर्म करता है। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called तकली। तो जो बहुत ही सिंपल डिवाइस होता है स्पिनिंग करने के लिए उसको हैंड स्पिंडल बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग तकली भी बोलते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। एक और ऑपरेट डिवाइस होता है जिसको हम लोग चरखा भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। यूज ऑफ चरखा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक चरखे का यानी चरखा का इमेज है। यूज ऑफ चरखा पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जो चरखा था उसकी पॉपुलराइजेशन महात्मा गांधी ने किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ही इनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न एंड शन इम्पोर्टेंट क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो उन्होंने क्या किया था उन मूवमेंट में कि वो पीपल को इंकरेज करते थे क्लोथ्स, वो सब क्लोथ्स पहनने के लिए जो कि घर से होम स्पन यार्न से बने होते हैं, और उन सब को पहनने मना किया था जो कि इम्पोर्टेड क्लोथ होते हैं, जो कि ब्रिटेन के मिल्स में बने होते हैं। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। तो जो यार्न होता है उसको स्पिन करने के लिए जो लार्ज स्केल में हम लोग स्पिन करते हैं उन सबको हम लोग स्पिनिंग मशीन्स बोलते हैं। स्पिनिंग मशीन से ही बहुत ही लार्ज स्केल में यार्न का स्पिनिंग हो पाता है। आफ्टर स्पिनिंग yarns are used for making fabric। जब स्पिनिंग हो जाती है तो जो yarns होता है उससे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं।
Next topic है yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. वहाँ बहुत सारे वेज हैं जिससे हम लोग फैब्रिक्स बना सकते हैं yarn से. तो दो मेन प्रोसेस हैं वीविंग एंड निटिंग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. ये आपके स्कूल के एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा. First, weaving. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. जो activity 2 में हम लोग notice किए थे, ये जो fabric है वो दो set के yarn से बने होते हैं. तो जो process जिससे हम लोग yarns को arrange करते हैं ताकि fabric बन जाए, उस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं. तो अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय वीविंग, तो आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स. एक्टिविटी 5. Take two sheets of paper of different colors. Cut square pieces of length and width equal to 30 cm from each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet draw lines as shown in the figure. तो आप पेपर के दो शीट्स ले लीजिए, उसको फिर वो भी डिफरेंट कलर्स के, उन सबको स्क्वायर पीसेस में काटिए लेंथ के हिसाब से और विड्थ को 30 सेंटीमीटर इक्वल हर शीट को. अब वो जो शीट है, बोथ द शीट्स, उन सबको हाफ फोल्ड कर लीजिए. ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर. तो देखिए यहाँ कुछ फिगर दिखा रहे हैं, तो जो भी पहले फिगर में है पेपर से उन सब से लाइन बना लीजिए जैसे फिगर में दिया हुआ है. फिगर 3.12A एंड अदर एज शोन फिगर 3.12B. कट बोथ द शीट्स along the dotted line and then unfold. वो बोथ जो दो शीट है उन सबको डॉटेड लाइन में काट दीजिए और उनको अनफोल्ड फिर कर दीजिए. When weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12C. तो जो strips है उन सबको अच्छी तरह one by one weave करिए जैसे कि फिगर 3.12C में दिया हुआ है. जो C नंबर है ऐसे weave करिए. फिगर 3.12D shows the pattern after weaving all the strips. जब आप ये पूरा कर लेंगे तो जो ये लास्ट पिक्चर है फिगर 3.12 का D, वो ऐसा दिखने लगेगा. सो ये एक्टिविटी पूरा होता है. इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ yarn आर woven टू मेक अ फैब्रिक. इन्हीं की तरह yarn के भी दो दो सेट को वीव किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए. द yarns आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स. जो yarn होते हैं वो हम लोग के पेपर स्ट्रिप से बहुत ही पतले होते हैं. ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स. जो वीविंग होता है फैब्रिक का वो लूम्स में होता है. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. जो लूम्स होते हैं वो तो या तो हैंड के ऑपरेट होते हैं या फिर पावर से ऑपरेट होते हैं, मतलब हाथ से किए जाते हैं या फिर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में किए जाते हैं पावर से सप्लाई से. नेक्स्ट टॉपिक है निटिंग. हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड. निटेड का हिंदी, निटिंग का हिंदी हुआ बुनना. क्या आप लोगों ने कभी स्वेटर्स को बुनते हुए देखा है. इन निटिंग अ सिंगल यार्न. तो निटिंग मतलब हो गया बुनना. तो आप लोगों ने अपनी दादी मम्मी को देखा ही होगा स्वेटर वुटर बुनते हुए. The yarn used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? क्या आप लोगों ने कभी फटे मोजे में से yarn को पुल किया है. What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. तो एक ठोके आप निकालिएगा तो वो continuously निकलते जाता है और जो fabric है वो भी खुलते जाता है. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. तो जो भी सॉक्स और अलग अलग टाइप के क्लोथिंग आइटम्स होते हैं वो ज़्यादातर निटिंग से ही बनते हैं. निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन. जो निटिंग प्रोसेस होता है वो हैंड में भी होता है, हाथों से भी होता है और मशीन से भी होता है. Paheli wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? आप लोगों ने कोकोनट के जो रहते हैं फल, उसमें आप लोगों ने देखा होगा बाहर में बहुत सारे बाल टाइप के कुछ फैब्रिक्स दिखते हैं. तो वो सब क्यों यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं.
Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. जो weaving और knitting है उन सबको हम different kinds of fabric, ये different kinds of fabric को बनाने में ये दो method बहुत ही ज़्यादा use होते हैं. These fabrics are used for a variety of clothing items. ये जो fabrics जिससे जो weaving और knitting से बनते हैं वो बहुत सारे clothing items में बनाए जाते हैं, से बनाए जाते हैं. Next है history of clothing material. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि पुराने ज़माने के लोग कपड़े कैसे पहनते थे? हम लोग जब भी पुराने ज़माने के बारे में सोचते हैं तो हम लोग को याद आता है कि वो लोग बहुत बड़े बड़े पत्ते पहनते थे, एनिमल के स्किन पहनते थे, फर्स पहनते थे अपने आप को कवर करने के लिए. After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animal fields, or hair were twisted together into long strands. These are woven into fabric. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. जब एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ बनने लगा और पीपल सेटल होने लगे तब वो लोग जानने लगे कि कैसे ट्विग्स और ग्रास को वीव करके मैट्स में बास्केट्स में बदला जाता था. वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर इन सबको ट्विस्ट करके वो लोग बहुत लंबे लंबे स्ट्रैंड्स बनाते थे. वो सबको वो लोग वीव करते थे फैब्रिक्स बनाने के लिए. बहुत पुराने अर्ली इंडियंस वो लोग ज़्यादातर कॉटन का ही फैब्रिक यूज़ करते थे जो कि रिवर गंगा के पास उगता था. फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर. फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो नेचुरल फाइबर देता है. इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. तो पुराने ज़माने में इजिप्ट में, इन एंशिएंट इजिप्ट, कॉटन और फ्लैक्स दोनों की कल्टिवेशन होती थी रिवर नाइल के पास जो कि फैब्रिक्स बनाने में हेल्पफुल था. In those days, stitching was not known. People simply draped the fabrics around different parts of their body. Many different ways of draping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations since this invention. But is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric? उस समय तक स्टिचिंग नहीं जाना गया था. पीपल जो थे वो सिंपली ड्रेप्ड फैब्रिक, मतलब फैब्रिक्स को तुरंत ट्विस्ट करके कैसे भी अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में घुसा लेते थे जिससे वो लोग कवर हो जाते थे. तो बहुत सारे वेज थे फैब्रिक्स को ड्रेप करने के लिए. विद द इन्वेंशन, जब स्यूइंग नीडल का जब इन्वेंशन हुआ तो जो पीपल थे वो लोग अपने फैब्रिक्स को स्टिच करने लगे क्लोथ्स बनाने के लिए. स्टिच क्लोथ हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन. बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे, आज भी हम लोग साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन यूज़ करते हैं जो कि अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक है. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. जैसे कि यहाँ पूरे दुनिया में बहुत सारे वैरायटी के खाना खाए जाते हैं उसी तरह बहुत सारे वैरायटी के फैब्रिक और क्लोथिंग आइटम्स मिलते हैं. ये सब जानते हैं. समरी, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर. बहुत सारे वैरायटी के क्लोथिंग मटेरियल होते हैं जैसे कि फैब्रिक, कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. फैब्रिक्स यार्न से बने होते हैं और यार्न फाइबर से. Fibers are either natural or synthetic. Cotton, wool, silk and jute are some natural fibers, while nylon and polyester are some example of synthetic fibers. तो फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक. नेचुरल वो जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, सिंथेटिक वो जो केमिकल से बनते हैं. तो कॉटन, वुल, सिल्क, जूट हो गया नेचुरल फाइबर्स और पॉलिएस्टर, नायलन हो गया सिंथेटिक फाइबर. फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन और जूट जो फाइबर होते हैं वो प्लांट से पाए जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. जो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग फाइबर से यार्न बनाते हैं उसको स्पिनिंग कहते हैं. फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग. तो जो फैब्रिक जो बनता है यार्न से वो किससे बनाए जाते हैं, वीविंग और निटिंग प्रोसेस से.
तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हमारे चैनल गोल ऑन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।